लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने स्थानीय निकाय को देखा था, लेकिन वो प्रीलिम्स की पर्पज से इम्पोर्टेंट था। और आज का जो वीडियो होने वाला है यह यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से लगातार विगत वर्षों में क्वेश्चन आते रहे हैं। मैंने कि जैसे कि आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि लगातार विगत वर्षों में यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं, जैसे कि 2015, 17, 18, 19, 20, 21 में नहीं पूछा गया, इसके बाद 22 लगातार विगत वर्षों में यहाँ का क्वेश्चन आता रहा है। और संभावना है कि 2025 में 100% श्योरिटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है। तो हम और क्वेश्चन क्या आता है इसके बारे में भी बात होगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे स्थानीय निकायों की समस्या तथा उनके मुद्दे तथा चुनौतियां क्या क्या होती हैं। तो इनके 3 भागों में डिवाइड किया है। जो तीसरा भाग है इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 2 भागों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक होगा 3F की समस्या, दूसरा होगा ग्राम सभा के प्रावधान भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आते हैं फर्स्ट के बारे में, 3F की समस्या। 3F है क्या, 3F क्या है, हम इसे इंग्लिश में ही क्यों पढ़ें। तो 3F का मतलब है, जैसे कि एक F का मतलब है फंड एंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज, ठीक है। अब ये 3F इंग्लिश में ही याद करिएगा, क्योंकि जो यूपीएससी की लैंग्वेज है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था वो क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन डाउनलोड करके उन क्वेश्चनों को देखा होगा तो उनको बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन डाउनलोड किए हुए हैं और देखा है, उन लोगों ने पढ़ा है। तो उनकी जो हिंदी है यूपीएससी की, वो आप फंड फंक्शन और फंक्शनरीज, जैसे फंड को हम वित्त कहते हैं, फंक्शन को कार्यों से परिभाषित किया है फंक्शनरीज। तो इनको आप जब हिंदी देखेंगे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, हवा ही नहीं लगेगी कि ये लिखा क्या है। लेकिन जब इंग्लिश देखेंगे वहीं पर फंक्शन लिखा होगा, फंक्शनरीज लिखा होगा और उसकी चुनौतियों के बारे में बात कर रहा होगा, तो आप लोग उसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं तथा लिख सकते हैं। तो आप लोग इसे इंग्लिश में ही इस टॉपिक को देखें हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ही इस टॉपिक को पढ़ते भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्थानीय निकायों के स्तर पर 3 प्रकार की F की समस्या पाई जाती है। तो स्थानीय निकायों की समस्या आखिर आती ही क्यों आती है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक समान व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसके आधार पर स्थानीय निकायों का संचालन होना है। सही बात है। 73वें तथा 74वें, जहां पर सीए दिखाई दे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। 73वें तथा 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक समान व्यवस्था का तैयार की गई है, जिसके आधार पर स्थानीय निकायों का संचालन किया जा रहा है। संविधान में पूरी तरीके से स्थानीय निकायों को परिभाषित नहीं किया गया है, ना इनके कार्य परिभाषित है और ना ही इनका वित्तीय अनुदान को परिभाषित किया गया कि वित्तीय अनुदान यहाँ से मिलेगा, राज्य कब देगा, तथा केंद्र सरकार कैसे डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इनको दे सकती है। ये सभी चीज़ों के बारे में कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है, तथा इसमें पर्याप्त कर्मचारियों के भी अभाव रहता है। तथा यूएनडीपी के द्वारा 3F इस प्रकार की समस्याओं के निपटान के लिए, इस प्रकार की समस्याओं की चुनौतियों के लिए, निपटान के लिए नहीं, इस प्रकार की समस्याओं की चुनौती के लिए 3F के जैसे प्रावधान बताए गए हैं। तो 3F है क्या। एक फंड का, जैसे पहला है फंड फंक्शन एंड फंक्शनरीज। तो हम पढ़ते हैं फंड के बारे में, फंड की चुनौती आखिर आती क्यों है तथा इसके क्या मुद्दे हैं। तो जैसा पहला है, इसमें पॉइंट वाइज है, तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन को कोई कर लगाने का अधिकार नहीं है। सही बात है कि स्थानीय निकायों को कोई अपने स्तर पर कर लगाने का अधिकार नहीं दिए गए। लेकिन जैसे पहले जमाने में हुआ करता था कि संध्या होने के पहले आप लोगों को कर जमा करना है, तो स्थानीय निकाय वो अपने स्तर पर कर लगाए करते थे। तो वो चकबंदी जैसी वो व्यवस्थाएं सब समाप्त कर दी गई तथा और जैसे कर लगाते, चुंगी कर लगता था, आय कर लगता था और आवास कर लगता था, ये मनोरंजन कर, ये सभी कर लगते थे। छोटे मोटे कर से कमाई नहीं होती थी। तो इस प्रकार के करों से मतलब कि उनको कर लगाने को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। राज्य सरकारों ने अपने अपने राज कानून से पर्याप्त मात्रा में कर लगाने का अधिकार नहीं दिया है। तो ये दोनों मुद्दे हैं जो कि इसमें तीनों में सिमिलर रहेंगे, क्योंकि ये तो सही बात है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से ना इनको कोई कर लगाने का अधिकार दिया गया है, और राज्यों की अधिकार है कि कानून बना करके इनको अधिकार दे सकती है, ना राज्यों ने इनको कोई अधिकार दिया है। लॉर्ड रिपन 1882 के जमाने में कर लगाने का प्रस्ताव, अर्थात मकान कर, मनोरंजन कर, चुंगी कर, पशुओं पर कर लगाने, व्यवसाय कर, संपत्ति कर इत्यादि पर कर लगाने के अधिकार थे। उस जमाने में देखिए किन किन चीज़ों पर कर लगता था, जैसे मकान, मनोरंजन, इन सब चीज़ों। आज के जमाने में यदि आप कहेंगे ना पशुओं पर कर दीजिए, तो कहेंगे क्या लाज शर्म मर गई है क्या जो तुम पशु पर कर लोगे। तो ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं आज के ग्रामीण स्तर पर। यदि आप कहेंगे किसी से कि आप पशु रखें इनके और इनका कर दीजिए हमको, ग्राम प्रधान जाएगा तो कोई नहीं देगा और मार के अगर अलग भगा देगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अतः उपर्युक्त व्यवस्थाओं से
बड़ी धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। व्यवस्थाएं तो हैं, बनी हुई हैं कि जैसे कि आज भी जो हमारा लैंड रेवेन्यू कर जो होता है आज भी वसूला जाता है, तो वो बेसिकली वही 100-150 रुपये होता है, तो इससे कोई विशेष आमदनी उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो अगला पॉइंट पढ़ते हैं जिसे राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है किंतु उसे स्वायत्ता नहीं प्राप्त की गई है। वह राज्य वित्त विभाग पर निर्भर है, उसके आधार पर न ही इसके अपने कर्मचारी हैं आंकड़ों को विश्लेषण के लिए, न ही इसके पास कोई डेटा बैंक है, अभिलेखागार इत्यादि कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। राज्य वित्त आयोग कार्यकुशल तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, साथ ही इसके सुझाव बाध्यकारी नहीं होता है। राज्य वित्त आयोग उसी प्रकार की भूमिका यहाँ पर वहन करता है जिस प्रकार से सेंटर में हमारा वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है तथा उसकी कोई अहम भूमिका तथा उसके द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं वे बाध्यकारी नहीं होते हैं। न ही वो जो सेंटर का वित्त आयोग है उसका कोई अपना सचिवालय होता है, न उसका कोई अपना कर्मचारी होते हैं, लेकिन कर्मचारियों की कमी रहती है तथा न ही उनके पास अपना कोई डेटा बैंक या अभिलेखागार होता है, जिससे कारण ये समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती हैं। एक और समस्या होती है यही फंड के स्तर पर फंड और क्यों नहीं मिल पाता है। यदि देखते हैं कि केंद्र के स्तर पर सत्तारूढ़ दल से संबंधित दल का प्रभाव स्थानीय निकाय पर हो और राज्य के स्तर पर विपक्षी दल का प्रभाव हो तो स्थानीय निकायों और अनुदान प्राप्त नहीं हो पाता। राज्य सरकारों का यह बहाना मिल जाता है कि राज्य की संचित निधि का धन का अभाव है और वित्त आयोग इस पर ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर के स्थानीय निकायों का वित्तीय दयनीय स्थिति बनी रहती है। अर्थात कुल स्थानीय निकायों के लिए वित्त की दयनीय स्थिति इसलिए बनी रहती है क्योंकि जैसे हमारा राज्य वित्त आयोग अपील करेगा तो केंद्र का जो वित्त आयोग होगा वह केंद्र के मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय से अपील करेगा तथा उसके सुझाव पर जो ऋण दिया जाता है तो राज्य की संचित निधि में दिया जाता है और वो भी सांविधिक फंड के रूप में, सांविधिक अनुदान के रूप में दिया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था 2 प्रकार के अनुदान होते हैं, एक सांविधिक अनुदान होता है, एक वॉलंटरी फंड होता है। तो सांविधिक अनुदान में राज्य की सहायता होती है, वो अपने स्तर पर खर्च कर सकता है, लेकिन जो वॉलंटरी फंड होता है उसको राज्य एक भी खर्च नहीं कर सकता, वो केवल केंद्र की योजनाओं पर ही खर्च किया जाता है। तो इसके तहत यदि एक समस्या होती है कि जब केंद्र पर जिसकी सरकार, जैसे केंद्र में हम देखते हैं कि एक जिसकी सरकार है उसी की हमारी स्थानीय निकाय पर सरकार हो तो बीच में राज्य आ गया तो राज्य क्या करेगा, राज्य बार बार कहेगा कि आप आज करिए ना, राज्य के लिए मतलब कि जो केंद्र की सरकार होगी वह अपने स्थानीय निकाय को लाभ देना चाहेगी तो राज्य बीच में आ जाएगा, राज्य कहेगा आप हमें दीजिए, डायरेक्ट आप स्थानीय निकाय को नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और जब वह राज्य को देगा तो राज्य की संचित निधि में जाएगा तो राज्य अपने स्तर पर खर्च करेगा तथा स्थानीय निकाय पर खर्च नहीं करता है। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो कुछ पॉइंट हमने पढ़ा। इसी प्रकार जो अगला पॉइंट है वह है हमारा फंक्शन अर्थात कार्यों के स्तर पर चुनौती। फंक्शन को कार्य कहते हैं हिंदी में, तो आप लोग इसे फंक्शन ही याद करिएगा। फंक्शन के स्तर पर क्या क्या चुनौती होती है, जैसे 11वीं तथा 12वीं अनुसूची में क्रमशः 29 तथा 18 विषय दिए गए हैं, ये परिभाषित नहीं है। सही बात है, विषयों को परिभाषित नहीं किया गया तथा इनके कार्यों को भी डिसाइड नहीं किया गया है। इसमें ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्रीय कार्यक्रम होते हैं और राज्य भी इसका संचालन करती है। मतलब कि इसमें कई ऐसे विषय हैं जिनमें केंद्रीय कार्यक्रम भी होते हैं, राज्य भी इसका संचालन करती है। अतः स्थानीय निकायों की भूमिका क्या होगी, यह विवाद का विषय बना रहा है। कार्यों को परिभाषित न होना एक चुनौती है किंतु संगठनों की विविधता एक दूसरी समस्या है। सही बात है, कार्यों को परिभाषित होना एक चुनौती है किंतु संगठनों की विविधता एक दूसरी समस्या है जिसमें कार्यों को दोहराव दिखाई देता है। मतलब कि कार्यों को परिभाषित न होना ये तो एक चुनौती है ही, साथ में दूसरी समस्या ये है कि कार्यों को दोहराव दिखाई पड़ने लगता है हमें। वो कैसे दोहराव दिखानी पड़ने लगता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों का यहाँ पर कुछ विषयों पर दोनों का अधिकार हो जाता है तथा दोनों काम करते हैं वहाँ पर। तथा हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है फंक्शनरीज, जिसमें होता है कर्मचारी। फंक्शनरीज कर्मचारियों के स्तर पर चुनौतियाँ क्या होती हैं। 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में स्थानीय नौकरशाही का वर्णन नहीं है। स्थानीय लोक सेवा आयोग के न होने की, स्थानीय नौकरशाही के न होने की वजह से नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। मतलब कि स्थानीय लोक सेवा आयोग भी होना चाहिए, ऐसा प्रावधान कह रहे हैं कि स्थानीय लोक सेवा आयोग के न होने से अच्छी तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। राज्यों ने अपने स्थानीय निकायों के कानून से भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की हैं। राज्यों ने भी अपनी स्थानीय निकाय के कानून से ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की हैं। कुछ राज्यों ने अपने राज्य कानून में स्थानीय नौकरशाही को बनाने का प्रयास किया है किंतु इन सब की निर्भरता जिलाधिकारी पर होती है। कुछ राज्यों ने ऐसी व्यवस्था की है, जैसे हम आंध्रा के बारे में पढ़ेंगे। आंध्रा की व्यवस्था बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। और
और डीएम राज्य सरकार तथा अंतिम रूप से केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है, तो उपयुक्त कारणों से स्थानीय निकाय ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राम सभा तथा सामाजिक लेखा परीक्षण के स्तर पर चुनौती। कि हमने काफी समय से हम देख रहे थे कि सामाजिक लेखा परीक्षण जो हम पढ़ लेते थे तथा बीच में आ जाता था, उसके बारे में डिसाइड नहीं कर पाते थे। आज हम पढ़ते हैं कि सामाजिक लेखा परीक्षण होता क्या है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में जब किसी संगठन के कामकाज की जांच उसके लेखाओं का परीक्षण समाज के द्वारा किया जाने लगे तो उसे सामाजिक लेखा परीक्षण कहते हैं। मतलब कि जब किसी संगठन के कार्यों की जांच या लेखा जोखा समाज के द्वारा किया जाने लगता है तो उसे सामाजिक लेखा परीक्षण कहते हैं। ठीक है, जब से ग्राम सभा को सांविधिक दर्जा मिला है, सांविधिक दर्जा दिया गया है, अर्थात 24 अप्रैल 1993 से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम सभा के बारे में प्रावधान आर्टिकल 243 बी तथा आर्टिकल 243 ए में प्रदान किया गया है, तब से ग्राम सभा ऐसी क्षमता विकसित हो गई है कि वह सामाजिक लेखा परीक्षण कर सके। मतलब कि 243 ए, 243 कैपिटल ए तथा 243 स्मॉल बी के माध्यम से, सब क्लॉज बी के माध्यम से ग्राम सभा को ऐसी क्षमता दी गई, मतलब कि ऐसी वहां पर स्थितियां ऐसी क्षमता विकसित कर दी गई है कि वह सामाजिक लेखा परीक्षण कर सकता है। सामाजिक लेखा परीक्षण यहाँ पर कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि स्थानीय निकायों को कोई भी लेखा परीक्षण नहीं कर सकता, चाहे वह राज्य का लेखा परीक्षक हो या सेंटर का कैग हमारा हो, चाहे जो सीएजी कहते हैं वह भी हमारा स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय निकाय हैं उनको हम लेखा परीक्षण का अधिकार स्वतः दे दिए हैं कि वह ग्राम सभा अपने स्तर पर लेखा परीक्षण कर सकती है। पंचायती राज आयोग के माध्यम से इसे लागू कर दिया गया है। ग्राम सभा से संबंधित संवैधानिक कुछ प्रावधान है। ग्राम सभा को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक अच्छा टॉपिक यहाँ से बनता है। ग्राम सभा के बारे में ऑप्शनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने अभी तक ये 3 फंक्शनरीज फंक्शन और ये पढ़ी ग्राम सभा, सामाजिक लेखा परीक्षण की चुनौतियां, ये सब चीजें जो ये अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन लोगों ने पीवाई को देखा होगा तो जो कुछ भी पूछे बस आपको यही 3 चीजें लिखनी है। क्या क्या लिखना है? फंड के स्तर पर चुनौतियां में ये पॉइंट, और फिर इसके बाद में फंक्शन के स्तर पर और फंक्शनरीज के स्तर पर चुनौतियां, और ग्राम सभा तथा सामाजिक लेखा परीक्षण की चुनौतियां। यही 3-4 चीजें यही आप लोगों को लिखना है जो कुछ पूछता है। और ये ऑप्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि ग्राम सभा का प्रावधान कब तथा कैसे किया गया। ग्राम सभा के लिए 2 आर्टिकल हैं, वही जो ऊपर हमने पढ़ा, कौन 243 ए कैपिटल ए जिसे, और तथा 243 सब क्लॉज बी में है प्रावधान। 243 सब क्लॉज बी है क्या? इसमें क्या लिखा है? इसमें यह लिखा है कि संविधान में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा क्या होगी? ग्राम सभा का तात्पर्य ऐसे लोगों से है जहां मतदाता सूची में पंजीकरण है। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो मतदाता सूची में पंजीकरण है, अर्थात 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो तथा भारत का नागरिक हो, ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य होता है। वह ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य होता है। और 243 ए ये प्रावधान करता है कि ग्राम सभा को 2 शक्तियों देने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले भूमिकाओं के संपादन हेतु राज्य सरकारें कानून पारित करेंगी। मतलब कि 243 ए क्या प्रावधान करता है कि ग्राम सभा के लिए जो शक्तियां देनी है उसके लिए राज्य कानून बनाएगी। राज्य केंद्र के संशोधन के माध्यम से बना सकती है, तो केंद्र ने तो कुछ बनाया नहीं, तो अब राज्य कर सकती है। इनके लिए 243 में कहा गया है कि राज्य इसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। ग्राम स्तर की भूमिकाएं तथा समस्याएं हैं कुछ, तो इनको पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से स्टार्ट होता है कि ग्राम प्रधान को क्या क्या पावर मिलती है, क्योंकि जैसे यूपी में ग्राम प्रधान है, राजस्थान में मुखिया कहते हैं, कहीं पंचायत कुछ और कहते हैं, तथा इस प्रकार से अलग अलग ये, क्योंकि इनके नाम फिक्स नहीं होते हैं। मैंने बताया था कि राज्यपाल इनको डिसाइड कर सकता है, राज्य निर्धारित करता है इनके नामों को। तो इनके नाम जैसे जो भी कहा जाता हो, लेकिन एक प्रधान के रूप में हम देखते हैं तथा उसकी पावर देखते हैं हम यहाँ पर कितनी पावर दी गई है उसे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, राज्यों ने पीआरआई कानून के माध्यम से ग्राम सभा को शक्तियां दी हैं। ग्राम पंचायती संस्थाओं ने ग्राम सभा के बजट को पारित मान्यता दे सकती है। मतलब कि ग्राम सभा पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम बजट को मान्यता दे सकती है। तो ग्राम सभा समझ गए। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वो होती है कि आपके पूरे गांव की जनसंख्या का 1/10 जहां पर भी बैठ जाए वह ग्राम सभा बन जाएगी। ग्राम सभा पंचायती संस्थाओं का जो बजट होता है, क्योंकि हर साल जो बजट आता है, क्योंकि ये सीआर के आसपास बजट हो जाता है, तो सीआर में तो ये जो बजट आता है तो ग्राम प्रधान क्या करता है, तो पहले से कुछ डॉक्यूमेंट सभी लोगों के ले रखा होता है तथा वहां पर क्या करता है, उन्हीं से हस्ताक्षर करवा लेता है तथा उन लोगों के सिग्नेचर ले लेता है।
क्योंकि बजट पास करने के लिए तो 1/10 कम से कम इतना तो कोरम होना ही चाहिए। तो कोरम के माध्यम से वहाँ पर बजट पास करने के लिए वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। तो ग्राम प्रधान पहले से सबके रखे रहता है, वो किसी न किसी के आपका यहाँ पर अप्लाई करना है, इस नियम में आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, इसके माध्यम से रखे रहता है और वहाँ पर सिग्नेचर करके खुद स्वतः बजट पारित कर लेता है अपने आप। तथा और क्या इसकी शक्तियां हैं कि लाभार्थियों की पहचान करना इसका काम है ग्राम सभा का, किसको क्या क्या लाभ मिलना है ये कर सकता है, तथा पुनर्परिभाषित करने का भी कार्य है। तथा एक और ये इंपॉर्टेंट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसे दीवानी अदालत का दर्जा दिया गया कि जहाँ पर 1/10 सदस्य बैठ जाए वही दीवानी अदालत बन गई। और ये इसकी इतनी पावर है कि सीधा जाकर के जिससे हम लोग आजकल डरते हैं डीएम, तो ये किसी भी अधिकारी को समन कर सकती है। अगर इसने दस्तावेज जारी कर दिया कि इस ग्राम सभा ने इस अधिकारी को इन दस्तावेजों के साथ में मतलब कि उपस्थित होने का आदेश दिया है, तथा ये एक न्यायालय के रूप में यह बात होगा और उस अधिकारी को वहां पर आना पड़ेगा तथा समन अगर जारी करती है कोई ग्राम सभा। इतनी पावर होती है। ये हमारे इलाकों में इतने शिक्षित लोग नहीं है तथा इतनी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाती, लेकिन आंध्रा के कुछ स्तरों पर हमें देखने को मिलती है। वहां पर किसी दस्तावेज लेखकों की जांच अधिकार ग्राम सभा को दिया गया, मतलब किसी भी दस्तावेज के जांच के अधिकार ग्राम सभा को दिए गए। किसी भी दस्तावेज को आप लोग जांच सकते हैं कहीं पर भी बैठकर 1/10 सदस्यों के साथ में। ग्राम सभा सामाजिक लेखा परीक्षण की क्षमता रखती है। ग्राम सभा के स्तर पर समस्याएं क्या होती हैं, जागरूकता का अभाव है और यहाँ पर समय पर बैठकें नहीं होती हैं, बजट की मान्यता अवैध रूप से मान्यता दिला दी जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पर रखे रहते डॉक्यूमेंट, उन्हीं से हस्ताक्षर लगा दिया, बजट पारित हो गया। ग्राम सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम और संरचनाएं नहीं, मतलब कि ग्राम पंचायत का जो वो एक स्थान होता है जहाँ बैठती है ग्राम पंचायत, तो ऐसा कोई पंचायत के लिए कोई स्थान नहीं और संरचना नहीं बनाई गई है। तो ग्राम सभा सिविल कोर्ट की भांति भी जैसे कि उसको पावर दी गई है, लेकिन वो कभी भी किसी अधिकारी को समन तथा दस्तावेज की जांच के लिए बुलाता नहीं है। अतः कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्थानीय निकायों के संचालन के लिए 3Fs की समस्या ग्राम सभा की निष्क्रियता की वजह से स्थानीय निकायों की स्थिति अत्यंत दयनीय, अर्थात मतलब कि 3F की समस्या एक प्रकार से ये है कि स्थानीय ग्राम सभा की स्थिति अत्यंत दयनीय, इसी कारण 3F की समस्या और भी उत्पन्न हो जा रही है। और इसमें सुधार के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, जैसे कि पंचायती राज तथा नगर पालिका कानून प्रभावी कर लगाने दिए जाने चाहिए, मतलब कि पंचायती राज तथा नगर पालिका कानून से प्रभावी कर लगाने के लिए इनको आदेश देना चाहिए, तथा मतलब कि कह देना चाहिए कि आप लोग अपने अपने स्तर पर कुछ कर लगा सकते हैं, तथा राज्य वित्त आयोग को सहायता दे देनी चाहिए, तथा केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष रूप से वित्तीयन करना चाहिए। मतलब कि जैसे राज्य सरकार कहती है ना कि आप हमें दीजिए ना, तो आपने इतने साल तक किया गया, आपने क्यों नहीं विकास किया? आप केंद्र सरकार डायरेक्ट स्थानीय निकायों को वित्तीयन देना चाहती है तो देने दीजिए, आप क्यों बीच में? ये कोर्ट में भी मामला गया था, कोर्ट ने सीधा केंद्र सरकार के पक्ष में निर्णय दिया। स्वाभाविक है यार, जब आप लोगों ने इतने साल वहां पर शासन किया, कुछ नहीं कर पाए हो, तो आप केंद्र सरकार को डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे तो करने दीजिए। स्थानीय निकायों के स्तर पर नए नए लोग उपक्रम तथा कृषि आधारित उद्योगों के संचालन करके धन अर्जित किया जाना चाहिए। संविधान में संशोधन करके 11वीं तथा 12वीं अनुसूची के कार्यों को परिभाषित करते हुए स्थानीय निकायों की भूमिका को स्पष्ट करना चाहिए, तथा स्थानीय निकायों में एक लोक सेवा आयोग की जैसी भूमिका होनी चाहिए, जिसके कारण कि जिलाधिकारी के जो हो उसका कार्यभार कुछ कम हो सके। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस स्तर पर प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए अच्छे प्रयास किए हैं और 3Fs की समस्या के समाधान के लिए सेकेंड ARC द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने की 6वीं रिपोर्ट में बेहतर सामाजिक लेखा परीक्षण हेतु ग्राम सभा के स्तर पर निम्न सुझाव दिए गए। मतलब कि सेकेंड ARC की 6th रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिए गए ग्राम सभा के लिए कि इन सुधारों के माध्यम अगर किए जाएं तो ग्राम सभा कुछ बेहतर हो सकती है। क्या क्या सुधार? 4 सुधार हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला सुधार है, यदि कोई NGO इंटरफेयर करे, बार बार कोई NGO उनको प्रोत्साहन दे कि आप ऐसा, इतनी पावर होती है ग्राम प्रधान के पास, आप ऐसा करो बुलाया करो, तो एक ये समस्या का समाधान हो सकता है। ग्राम सभा की बैठकें स्तर पर हों, इसके लिए सिविल समाज, जिसे हम NGO कहते हैं, NGO की समस्या को बढ़ावा देना चाहिए। यदि वित्तीय वर्ष में सांसदों, एक वित्तीय वर्ष के सांसदों तथा विधायकों का फंड ग्राम सभा के सदन के बनाने के लिए, ग्राम सभा सदन बनाने के लिए दे दिया जाए तो एक ही वित्तीय वर्ष में उनकी अवसंरचनाओं का विकास हो जाएगा। मतलब कि इसने ये भी कहा है कि अगर एक वर्ष के सांसद तथा विधायकों का फंड सीधा ग्राम सभा को दे दिया जाए स्थानीय निकायों को, तो उनकी कम से कम अवसंरचनाएं बन जाएगी, बैठने की व्यवस्था बन जाएगी।
ग्राम सभा की बैठकों के लिए यदि किसी नागरिक की आलोचना करने पर उसे दीवान, मतलब कि ये जैसे ग्राम सभा बैठी है तो उस किसी नागरिक ने उसकी आलोचना कर दी तथा अपने तर्क रखें तो उसको मतलब कि उसकी जो सेवाएं हैं, सहायताएं दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, वो बाधित नहीं की जाएंगी। यदि ऐसा किया जाता है तो कठोर दंड दिया जाएगा उसे। राज्य की स्तर पर राज सूचना अधिनियम भी होना चाहिए, मतलब कि राज्य के स्तर पर भी राज सूचना अधिनियम होना चाहिए कि जो केंद्रीय अधिनियम के अलावा हो, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में दंडात्मक कार्रवाई हो सके। एक और यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया है जिसे नोट में डाल दिया गया है कि मतलब कि पेशा अधिनियम जिसे 1996 में पढ़ते हैं, ये पेशा पूरा इंपॉर्टेंट है कि पेशा 1996 में आया। इसे आप सन भी याद करिए कि 1996 में पेशा अधिनियम पारित होता है। ये किस लिए होता है कि जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभा विशेष अधिकार दिए गए, जनजातीय क्षेत्र में ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं। मतलब कि ये जनजाति के लिए लाया जाता है, जनजातीय लोगों के लिए लाया जाता है, क्योंकि ताकि जंगल, जल, जमीन के संरक्षण हो सके और जनजातीय संस्कृति का पालन हो सके। मतलब कि पेशा कानून क्रियान्वयन भी राज्य सरकारों ठीक प्रकार से किया जाना चाहिए। ये एक ऐसा प्रावधान है कि जिसमें जनजातियों को कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं कि मतलब ये 1996 में आता है। सबसे पहले 4 चीज़ें याद करनी इसमें। पहला, ये 1996 में आता है, ये जनजातीय क्षेत्र के लिए लाया जाता है, मतलब कि जनजातीय लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। तथा यह इसमें क्या होता है कि इसमें किसी भी राज्य को, मतलब किसी भी गांव को पूरा जनजातीय जिला घोषित, जनजातीय गांव घोषित किया जा सकता है। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये 3 चीज़ें इसमें आप लोग याद रखिएगा। तथा स्थानीय निकायों में यदि शैक्षणिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता है, यदि वहाँ पर शिक्षा का प्रभाव हो जाए तो वहाँ पर काफ़ी सुधार हो सकते हैं। सही बात है कि यदि वहाँ पर शिक्षा का प्रभाव हो जाता है, शिक्षा काफ़ी अच्छे स्तर की हो जाती है, तो वहाँ पर ये जो समस्याएं होती हैं स्थानीय स्तर पर, तो वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और जो हमारे स्थानीय निकाय होंगे वो कुछ बेहतर काम कर पाएंगे तथा 3F की समस्या को भी उससे निजात पाया जा सकता है। तो हम कुछ शैक्षणिक सुधार है, इसके बाद में हमारा टॉपिक एंड होता है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं। यही क्वेश्चन है, आप लोग इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। तथा ये थोड़ा बचा है, इसको और कवर कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग नगर से जुड़ी कुछ समस्याओं, चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। ये अभी PRIs हो गई, वह अनाइज के बारे में बात करेंगे, PRIs की। अब देखते हैं शैक्षणिक पृष्ठभूमि की कुछ आवश्यकता है हमें यहाँ पर, किस चीज़ की आवश्यकता है कि स्थानीय निकायों के स्तर पर कई ऐसी समितियां बनाई जाती हैं जिसमें, जैसे कि हमने देखा था, स्थानीय निकायों के स्तर पर कई समितियां होती हैं, वार्ड समिति होती है, जिला समिति होती है, और जैसे कि हम उसमें देखेंगे महानगर निगम समिति होती है, अनाराइज में देखेंगे। तो इन सभी समितियों को कुछ काम नहीं होता है, केवल फर्जीवाड़े के लिए बनाई जाती हैं, तो कार्यों को संपन्न करना पड़ता है, इनका कुछ काम नहीं होता है। तो जिला नियोजन समिति तथा महानगरीय नियोजन समिति में वित्तीय नियोजन, संसाधन प्रबंधन इत्यादि की आवश्यकता होती है। राज्यों के कानून ऐसी समन्वय समितियां बनाई जाती हैं जिसमें सदस्यों की शैक्षणिक भूमिका आवश्यक होती है। महिलाओं को 1/3 आरक्षण है, कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन महिलाओं के नाम पर वहाँ पर चुनाव तो लड़ लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पंचपति, ग्रामपति तथा सरपंच पति की संकल्पना पाई जाती है। जैसे कि ये हमें वहाँ पर बिहार में अधिकतर देखने को मिलता है कि वहाँ पर महिला तो प्रधान होती है, लेकिन सब कुछ पति चला रहा है, पंचपति, सरपंच पति, तथा वहाँ पर जो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पर लिख भी जाता है सरपंच पति मुख्यालय, जो ऐसी इस तरीके के वर्ड का प्रयोग किया जाता है। खैर, जो वहाँ के जानते होंगे, बेसिकली वो लोग अच्छे से इसको जानते होंगे। महिलाओं की अशिक्षा तथा जागरूकता का अभाव है, इसलिए सदस्यों तथा पतियों की संकल्पनाओं का संचालन किया जाता है। इसलिए इस समस्या को भी निजात पाना चाहिए। उपर्युक्त चुनौतियों के समाधान के लिए राजस्थान सरकार पहला राज्य था जिन्हें विविध की इस प्रकार की समस्याओं के लिए वहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखता है। 6 से 12 तक की शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य बना देता है तथा इसी को नकल करते हुए हरियाणा सरकार ने भी ये लागू करता है। तो हरियाणा सरकार ये लागू करती है तो यह मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार के पक्ष में निर्णय देती है, क्योंकि वो और जो विपक्ष में ये लोग लेकर के गए थे, कह रहे थे आप लोग भ्रष्टाचारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों ने क्या बोल दिया, देखिए इसमें लिखा होगा कि जिसका निर्वाचन नहीं हुआ है, जो लोग खड़े थे चुनाव में और जिसका निर्वाचन नहीं हुआ है, उसके द्वारा स्थानीय निकायों के संचालन को लोकतंत्र के ऊपर धोखाधड़ी घोषित किया है। मतलब कि ये लोग स्थानीय निकायों के ऊपर धोखाधड़ी करते हैं, यही लोग हैं जो बजट खा जाते हैं पूरा, जो शैक्षणिक योग्यता वाले नहीं है, ऐसा स्थानीय निकाय ने कहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप लोग इनको लिख सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन और भी दिए गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को लिख करके vikasparantuvanshi@gmail.com पर भेज सकते हैं। तथा हम अगली वीडियो में बात करेंगे स्थानीय इकाइयों के स्तर पर चुनौतियां। धन्यवाद।